खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम की। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम दौरा निरस्त हो गया है। उज्जैन से ही वीसी के माध्यम से रतलाम की करेंगे समीक्षा। मौसम की खराबी के कारण सीएम का रतलाम दौरा हुआ निरस्त। कोरोना नियंत्रण को लेकर वीसी के माध्यम से करने वाले हैं अब समीक्षा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिवराज सिंह चौहान का रतलाम दौरा निरस्त हुआ। उज्जैन से ही अब वीसी के माध्यम से वो रतलाम का समीक्षा करेंगे। मौसम की खराबी के कारण रतलाम का दौरा निरस्त हुआ। आवागमन निरस्त को लेकर मौसम की खराबी बताया जा रहा है। वीसी के माध्यम से अब वो रतलाम की समीक्षा करेंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गोमूत्र से कोरोना ठीक होने वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गोमूत्र की शीशी कुरियर के जरिए भेजी थी। उनसे सीधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दावे का वैज्ञानिक आधार मांगा गया। बुधवार को पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नेशनल हेल्थ मिशन को एक पत्र भी लिखा था और मांग की है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के दावे का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। कांग्रेस विधायक ने इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या आईसीएमआर और डीआरडीओ भाजपा सांसद के इस दावे की सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। कांग्रेस विधायक का कहना है कि गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या ऐसे समय में जब कोरोना गांव में फैलता जा रहा है तो तब क्या सांसद का बयान उन्हें गुमराह करने वाला नहीं है। पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दावे को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ जनता के सामने रखा जाए। ये तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चाहे प्रज्ञा ठाकुर जी के या उषा, ये बता रहे हैं कि केंद्रीय सरकार मोदी जी फेल हो गए इलाजों में। ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी फेल हो गए, इसलिए ये जो उपाय हैं वो लोग जो बता रहे हैं वो किया जाना चाहिए। मेरा तो इन दोनों से एक ही कहना है कि किसी कोरोना वार्ड में घूम के आए, फिर गौमूत्र और फिर ये हवन की बात। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली अहम खबर की। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने कहा कि उपार्जन किए गए अनाज को खराब करने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंत्री बिसाहुलाल सिंह द्वारा जिला दतिया, सतना, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल और अनूपपुर के कलेक्टर और इन्हीं जिलों के जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम से फोन पर चर्चा की और निर्देश दिए हैं कि सभी उपार्जन केंद्रों से गेहूं, चना, मसूर, सरसों का उठाव तत्काल किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी उपार्जन केंद्र में खरीदी उपरांत समय सीमा पर परिवहन नहीं कराया गया तो उसकी सीधी तौर पर जिम्मेदारी जिला प्रबंधक की ही होगी। आज मैंने दतिया, सतना, रीवा, होशंगाबाद, अनूपपुर के कलेक्टर्स और वहाँ के जो हमारे प्रबंधक हैं नागरिक आपूर्ति के, सभी से दूरभाष पे चर्चा की और अभी तक जो हमारे विभाग द्वारा गेहूं, चना, मसूर और का जो हमने उपार्जन किया है 115,90,938 मैट्रिक टन, परंतु जिलों से शिकायत आ रही है कि कुछ स्थानों पर अभी तक खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में विधायक संजय शुक्ला ने इंजेक्शन की कालाबाजारी में मंत्री तुलसी सिलावट के ड्राइवर और परिवार का नाम आने पर मंत्री से इस्तीफा मांगा है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि मेरा दावा सही साबित हुआ, मंत्री का परिवार इंजेक्शन बेच रहा है और सीएम तत्काल अपने मंत्री से इस्तीफा लें। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में प्रभारी मंत्री की पत्नी के ड्राइवर का नाम आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मंत्री का परिवार इंजेक्शन बेच रहा है। उन्होंने सिलावट से तत्काल इस्तीफे की मांग भी की। मंत्री सिलावट का कहना है कि गोविंद ट्रैवल एजेंसी का ड्राइवर है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसने ये इंजेक्शन कहां से लिए और ये एक जांच का विषय है। लेने के लिए लाया था। तो कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको?
सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे? डायरेक्ट उनका फ़ोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा। तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बतौर, अच्छा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैंने उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। और उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही, मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उतना में। देखिए, इंदौर के लिए बड़ी शर्म की बात है। आज से 10-12 दिन पहले मैंने भी आरोप लगाया था कि भाई मंत्री जी के परिवार द्वारा इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। वो बात अभी साबित हो चुकी है। कल परसों विजयनगर चौराहे पे अग्रवाल जी पकड़ाया, उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई तुलसी सिलावट जी की पत्नी जी के ड्राइवर के साथ में गाड़ी चलाता हूँ और उससे इंजेक्शन लाता हूँ और लगातार मैं उससे ले लेके बेचता हूँ। उससे प्रूफ होता है कि तुलसी सिलावट जी की मंत्री जी के परिवार से ये इंजेक्शन बिके गए। और मैं इसके पहले भी और आज भी आरोप लगा रहा हूँ, ये सिद्ध हो गया। अब मैं आदरणीय हमारे छोटे भाई चिंटू भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि अब ये अग्रवाल जी पे कितने करोड़ का मानहानि का दावा पेश करेंगे। तो खबर इंदौर से, जहां जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसके आरोपी के पास से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुआ। विजयनगर पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर टीम ने पुनीत अग्रवाल निवासी 71 ओल्ड अग्रवाल नगर को गिरफ्तार किया। आरोपी किसी को 15,000 रुपए में इंजेक्शन बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी थाना विजयनगर में कि कोई एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन ब्लैक में बेचने के लिए घूम रहा है। इस सूचना पर थाना विजयनगर का स्टाफ उस व्यक्ति से संपर्क किया उन्होंने, और उसको जब पकड़ा तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है वो महंगे दाम पर बेचने के लिए घूम रहा था। उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके तो मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना काल में आम लोगों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को बैतूल विधायक निलय जागरा ने हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है। ये कहना है उनका। अब गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बैतूल के कांग्रेसी विधायक निलय जागरा से जुड़े डागा फाउंडेशन ने बैतूल में आम नागरिकों को फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा सौगात दी। 22 लाख रुपए की लागत की यह एम्बुलेंस बैतूल तहसील में मरीजों के लिए निःशुल्क चलाई जाएगी। पूर्व कांग्रेसी विधायक स्वर्गीय श्री विनोद जागरा की जयंती पर्व पर कांग्रेस विधायक निलय जागरा ने इस एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। सर्व सुविधा युक्त ये एम्बुलेंस आम लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। जो विधायक जी की पहल से हम लोगों को एक ALS एम्बुलेंस मिली है। ALS से हमारा तात्पर्य है कि वो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस को लार्जली हम लोग बैतूल ब्लॉक में लोगों को घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल यदि उसको स्टेप अप करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसमें पोर्टेबल वेंटर का भी इंतज़ाम है, उसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम है और उसके लिए स्टाफ भी हम लोगों को अलग से मुहैया कराया गया है। उसकी मदद से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में हम पेशेंट्स तक पहुँच सकेंगे और पेशेंट्स को टाइमली हम हॉस्पिटल्स में रह सकें। आज जो एम्बुलेंस है डागा फाउंडेशन डोनेट करने जा रहा है और क्या क्या इसमें सुविधाएँ मिल पाएंगी लोगों को? आज 19 मई मेरे पूज्य पिताजी का जन्म जयंती है और जो मेरे गुरु मेरे मेंटर रहे हमेशा, उनकी याद में आज हमने ये निःशुल्क एम्बुलेंस सर्विस चालू करी है जो बैतूल तहसील में निःशुल्क चलाई जाएगी। लोगों को घर से अस्पताल तक के ले जाने के लिए ये सर्विस चालू करी गई है और इसका संचालन डागा हाउस से ही हो।
तो सतना के रामनगर में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। बेवजह घूम रहे और तफरी करने वालों को एसडीएम ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। रामनगर के बस स्टैंड पर एसडीएम हेमकरण धुर्वे, थाना प्रभारी अशोक गौतम ने अपने दलबल के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की और साथ ही लोगों को बेवजह बाहर न घूमने की सलाह भी दी। कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सतना के अंदर काफी सख्त दिखाई दिया। बेवजह जो लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही बेवजह लोगों को बाहर ना घूमने की सलाह भी दी जा रही है। नगर में कलेक्टर महोदय के आदेश के और इसको फॉलो कराने के लिए कि लोग घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक ना घूमें, इस संबंध में कार्रवाइयाँ निरंतर की जा रही है। जो लोग बिना किसी कारण के रोड पर अनावश्यक घूमते मिलते हैं उन पर चालानी कार्रवाई भी होती है। और अगर कोई दुकान या अन्य कोई कार्यक्रम वगैरह बिना अनुमति किसी के लिए कार्यक्रम करने के संबंध में नहीं है, अगर कोई शादी ब्याह या अन्य कोई कार्यक्रम होती है तो उनको 188 के तहत FIR भी दर्ज किया जाए। और इस संबंध में लोगों से मेरी ये अपील है कि आदमी सेल्फ मोटिवेटेड हो, स्वयं सोचे कि मेरे को इस महामारी से बचना है तो मेरे को क्या करना चाहिए। कि लोगों को रामनगर में अभी ज़्यादा हमारे केस निकल रहे थे, विगत 7 दिन से कंट्रोल में स्थिति है और लोगों से हमारी यही अपील है कि अपने घर में ही रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें और सिर्फ मेडिकल बेस के आधार पर ही व्यक्तियों को निकलने की अनुमति दी जा रही है। और जो इधर घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध इनकी 188 की कार्रवाई भी की जा रही है। दुकान अगर खुली हुई पाई जाती है तभी इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और हमारी सभी नगरवासियों से और रामनगर अनुभाग के सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि जब तक ये कोरोना बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो खबर सिवनी से, जहां लखनादौन के आधे गांव गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों को 3 दिन से बारदाने नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने थाना पहुंचकर की। जिसके बाद थाना प्रभारी आधे गांव ने मौके पर जाकर देखा तो 1000 बारदाने खरीदी केंद्र प्रभारी ने एक बंद कमरे में छुपाकर रखा हुआ था। बारदाने मिलने के बाद थाना प्रभारी ने किसानों को बारदाने वितरित किए। किसानों ने शिकायत किया था कि आधे गांव उपार्जन केंद्र का जो प्रभारी भलावी जी के द्वारा हम लोगों को विगत 3-4 दिन से बारदाना उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो हमने उन किसानों से पूछा था कि क्या बारदाना आ गए हैं, तो बोले हाँ सर बारदाना आ गए हैं। तो हमने एक रूम खुलवाए उपार्जन केंद्र का, उसमें उसी के ताला खुलवाने के बाद हमें मतलब उस रूम में लगभग 1000 ऊपर से बारदाना पाया गया। तो किसान जो रुष्ट थे तो उनको मौके पे ही सभी किसानों को जिसका गेहूँ 3-4 दिन से वहीं पर पड़ा था, उन किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार बारदाना, फिर उसी समय प्रबंधक भी आ गए थे, प्रबंधक की उपस्थिति में पूरी बारदाना किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। तो आगर मालवा के विधायक विपिन वानखेड़े ने आगर कोविड केयर में उपरांतर कोविड सेंटर में मरीजों के लिए 318 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 200 ऑक्सीमीटर विधायक निधि से दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस उपकरण के माध्यम से हम हर गांव में आसानी से जनता का ऑक्सीजन लेवल चेक कर पाएंगे। आगर में भी अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है और इंजेक्शन की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। NSUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने कहा है कि आगर विधायक विपिन वानखेड़े द्वारा निरंतर जनसेवा की जा रही है। आगर विधानसभा क्षेत्र के मरीजों को किसी भी अस्पताल में उपचारित होने उनके लिए हर संभव मदद उनके द्वारा दी जा रही है। अब हमारे क्षेत्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से हमारे किसी भी परिवारजन की जान नहीं जाएगी। मैंने अपनी विधायक निधि से 5 लाख रुपए दिए हैं, जिससे कि हमने 318 इंजेक्शन खरीद लिए हैं और जो कि आगर में अस्पताल में पहुंच चुके हैं। हमारा परिवारजन अगर किसी को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो उन इंजेक्शन को हम उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही हमने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बुलाए हैं। हमने तो अगली खबर पुष्पराजगढ़ से, जहां राजेंद्र नाम स्व सहायता भवन में जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोरोना वेंटिलेटर की समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान पुष्पराजगढ़ SDM अभिषेक चौधरी ने कोरोना
वॉलंटियर को ड्रेस किट देकर समीक्षा बैठक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस समीक्षा बैठक में जन अभियान परिषद जिला समन्वयक उमेश पांडे, SODP सृजन NGO के जिला अधिकारी आशीष कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। इस बैठक में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वेंटिलेटर किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए उत्साह वर्धन किए एवं कोविड टीकाकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी चर्चा की गई है। तो कोरोना संक्रमण की चेन के उद्देश्य से बालाघाट जिले में 31 मई तक जनता कर्फ्यू की घोषणा जिला प्रशासन ने की है। आपको बता दें कि इसके तहत बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। नियमों के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर किराना, सब्जी और फल विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और मास्क का उपयोग कर सामान बेचने की अनुमति मिली है। लेकिन कुछ किराना और अन्य प्रकार के व्यवसाय निर्धारित समय के बाद भी नियम विरुद्ध दुकान खोलकर व्यापार करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी शिकायत कलेक्टर तक जा पहुंची। बताते चले इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, SP अभिषेक तिवारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राजस्व और नगर पालिका के अमले के साथ स्थानीय गुजरी बाजार में खुली दुकानों पर कार्रवाई की। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या योजना बनाई है कि बॉर्डर में किस तरह से लोगों को रोका जाए, शहर में किस तरह से लोगों को रोका जाए, इसके लिए क्या क्या पॉइंट और क्या क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए? अभी लगातार पुलिस और राजस्व के अधिकारी, अपना नगर पालिका का अमला, सभी लोग इस प्रयास में हैं कि हमारे शहर में जो कोरोना कंट्रोल हो रहा है उसमें तीव्र गति से कमी आए, लोग मान निकलें, इसकी जो चेन है वो दूसरे तो ये जो अभी आपदा प्रबंधन जो कमेटी है हमारे जिला स्तर उसने भी फैसला लिया कि 31 तारीख तक ये लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू है वो बढ़ाया जाएगा और सबकी सर्वसम्मति से लिया गया। इसी का पालन कराने के लिए आज से भी कार्रवाई शुरू की गई है। जो शहर में चारों तरफ से एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें भी अब ना सिर्फ चेकिंग होगी, वरना वहाँ पे RAT का जो कोरोना टेस्ट होता है वो भी मौके पर ही किया जाएगा और यदि उसमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसको तत्काल आइसोलेशन में या बालाघाट में भर्ती भी किया जाएगा। और दुकान खोल करके विक्रय करेगा, भीड़ लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात बस अगले 15 दिन की और है। 31 मई तक आप लोग सहयोग करें। जैसे ही हम लोग चैन को तोड़ पाएंगे, ये सब वैसे ही फिर लॉकडाउन खुलेगा और नॉर्मल से आते से ही आपको सबको दुकान खोलने की, व्यापार की अनुमति दी जाएगी। मेरा सभी से अपील है, कृपया घरों में रहें। अगले 10-15 दिन की बात और यदि 10-15 दिन और आपने सहयोग किया तो शहर को हम लोग अपने जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त कर पाएंगे। सुबह पूरा मार्केट खुला रहता है, मैंने फोटो भी खींचा, सभी दुकानें खुली। ये ऐसे उसी समय शिकायत हमारे पास भी आई थी, इसी कारण से हम लोग आए, लेकिन हमें अब कल जो है उस समय भी आकर के 11 बजे के आसपास। तो जिले की हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत बुधवार 19 मई 2021 को हंडिया ग्राम पंचायत में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के युवाओं को जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उनको कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ हारदा SDM हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा, हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO डॉक्टर पंकज ने स्थानीय ग्राम पंचायत में आयोजित कोरोना शिविर का निरीक्षण भी किया। लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु इन्होंने प्रेरित भी किया है। हरदा SDM ने चैनल से चर्चा करते हुए कहा है कि रोजाना 18 से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों का कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 31 मई तक जारी रहेगा। आज से यहाँ पे हमने 18 से 44 वर्ष का एक वर्ग बनाया है जिनको वैक्सीन लगेगा और उसके बाद 45+ वालों को भी वैक्सीन लगेगा। मेन जोर जो है हमारा फोकस अभी है 18 से 44 के आयु वर्ग वालों को। ये अभियान कब तक चलेगा सर? 31 मई तक। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मीडिया और पर्सन बाय पर्सन एक दूसरे को बताना, लोगों द्वारा अखबार में भी हम इश्तेहार दे रहे हैं। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप सब आके वैक्सीन लगवाएं और इससे बिल्कुल ना डरें। अगर मन में आपसे कोई भी शंका हो तो आप दूर से आके मिले। आज से यहाँ पे 18 से लेकर के 44 ईयर्स तक के लोगों का वैक्सीनेशन की व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें स्लॉट बुकिंग होती है। स्लॉट बुकिंग होने के बाद पर डे का हमें जितना टारगेट दिया हुआ है उतना हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। प्लस 45+ लोगों का भी हम लोग वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपके माध्यम से और बाकी सबके माध्यम से लोगों तक सूचना पहुँचा रहे हैं और उनका भी हम वैक्सीनेशन साथ में करवाते हैं।
तो खबर दमोह से, जहां कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आधारशिला संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर अजय लाल ने कहा है कि कोविड के मरीजों को अस्पताल में अब से और भी बेहतर इलाज मुहैया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जिले में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मेडिकल उपकरणों में इजाफा किया गया है, जिसमें कोविड से लड़ने के लिए छोटे बड़े 85 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा 34 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को इलाज कराने के लिए कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये कोविड से जूझने के लिए हमने कुल मिलाकर छोटे बड़े करीब 85 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए हैं पिछले दिनों में, और उसके साथ हमारे पास अब 34 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए हैं, 6 सीपैप मशीनें हैं, करीब 80 पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, और हम लोग बहुत जल्दी इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है वो जल्दी से जल्दी लग जाएगा। हैदराबाद वालों ने हम लोगों को कहा है कि इस महीने के अंत तक निश्चित रूप से ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लग जाएगा। तो टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता यानी कि जो बबीता की किरदार निभाती हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के विरोध में वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के लोगों ने अजाक थाने पर अनिश्चितकालीन धरना देकर एफआईआर दर्ज कराई। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा समाज के लोगों के साथ मिलकर मंगलवार अजाक थाने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया और नारेबाजी कर मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता के खिलाफ अशोभनीय भाषा का उपयोग करने पर वाल्मीकि समाज एवं अन्य समाज और बलाई समाज द्वारा आज एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा उनके अन्य साथियों के साथ थाने पर धरना दिया गया। बबीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पिछले दिनों अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के द्वारा, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हीरोइन है, बबीता जी का किरदार निभा रही हैं, उनके द्वारा पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया गया था सोशल मीडिया पे। उसमें उन्होंने हमारी वाल्मीकि समाज का अपमान किया था। आज इस बात को लेकर कि मुनमुन दत्ता के खिलाफ एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए, और उसके लिए हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया था। माननीय एसपी महोदय ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इस आश्वासन के बाद हम जो है धरने पर से उठे हैं, और हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज का अपमान हम कतई रूप से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे झाबुआ की, जहां झाबुआ जिले के मेघनगर शहर से कोरोना को मुंह चुढ़ाती हुई तस्वीर सामने आई है। जिले में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन जगह जगह चौराहों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं दिखा। तो खबर बैतूल से, जहां वैक्सीन लगाने के लिए 2 युवकों ने एक व्हाट्सएप बनाया था, जिसमें युवक लोगों से 800 रुपए लेकर उनके लिए स्लॉट बुक करवाता था। जहां कोविन पोर्टल पर लोगों के एक्टिव होने से लोगों को स्लॉट मिलने में परेशानी होती थी, जिससे कि ये लोगों के लिए स्लॉट खरीदकर लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करते थे, जिसकी सूचना पुलिस को लगने के बाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने 18 to 44 ईयर्स के जो कोविड वैक्सीनेशन होते हैं उन बेनिफिशरीज़ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और उसमें वो लोग ये बता रहे थे कि वैक्सीन स्लॉट्स अवेलेबल, मतलब उनका कहना था कि आप जो है वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल करवाएंगे, उसके लिए 800 रुपये शायद लग रहे थे, ऐसा उसमें लिखा था। वो जब मुझे मिला तो फिर मैंने अपने सीनियर्स लोगों से बातचीत की, स्टेट में बातचीत की। उनकी बातचीत के आधार पे मैंने आज एसपी मैडम को और गंज थाना में इन लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी है। ये कल की दिनांक में डॉक्टर अरविंद भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिला अस्पताल से कि ऐसा वैक्सीन स्लॉट्स के अवेलेबल के नाम से एक ग्रुप है जिस पर स्लॉट बेचे जा रहे हैं, ऐसा करके उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था। और जबकि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें 100% फ्री रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग है, तो जांच में यह पाया गया कि 2 आरोपी हैं, इनके द्वारा एक ग्रुप बनाकर उसके माध्यम से एडवर्टाइज़ किया जाता था कि हम स्लॉट्स उपलब्ध करवाएंगे और 800 रुपये प्रति स्लॉट
इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती थी। तो खबर भिंड से, जहां पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना पर एक फर्जी जज को पकड़ा है, जिसमें फर्जी जज का नामक दीपक भदौरिया बताया जा रहा है। इस फर्जी ने अपने घर वालों को भी गुमराह कर ये बताया था कि उसका चयन न्यायाधीश दीपक सोलंकी के स्थान पर हुआ, जिस पर मामला सामने आने पर पुलिस ने फर्जी जज पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि भिंड जिले में एक जज पदस्थ हैं, लेकिन वो जज के नहीं है, पोस्ट नहीं है उनकी, और ना ही उनका इस लिस्ट में नाम है। जजों की जो सूची होती है, इस आधार पर सूचना को तस्दीक करने हैं तो टीम भेजी गई, टीम को जिसमें शिव प्रताप जो हैंडलिंग कर रहे थे, CSP मार्गदर्शन में पूरा काम किया गया और उसमें पाया गया कि इनका कहीं से कहीं तक सिलेक्शन लिस्ट पे भी नाम नहीं है, प्रशिक्षण के दौर पे भी नाम नहीं है। बात पूछताछ से उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और क्योंकि मुखबिर की सूचना थी वो सही पाई गई, तो उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। बात नहीं कर रही। तो वहीं भिंड में ग्वालियर के डबरा के पास कार लूटकर बदमाश ग्वालियर पुलिस से बचकर भाग निकले थे, जिसके बाद मेहगांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पहले गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल, कारतूस और कार बरामद किया। इसके बाद पुलिस द्वारा बदमाशों को अस्पताल भेज दिया गया। उक्त सूचना पर से थाना मेहगांव की पुलिस घेराबंदी करने के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही बगुआ के पहले पहुंची तो एक SUV गाड़ी दिखी, तत्काल बदमाशों ने एक्शन किया और जो पीछे पुलिस वाली गाड़ी लगी थी और बदमाशों ने तत्काल फायरिंग कर शुरू कर दिया। जैसी फायरिंग शुरू की तो बच्चा पुलिस ने वो अपने साथ उसके टायरों में गोली मारी। जब टायरों में गोली लगी तो अनंत हो गई गाड़ी। जैसे अनंत हुई तो वो उतर के और भागे नीचे और पुनः फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मसमर्पण के लिए ललकारा कि आत्मसमर्पण कर दो, वो नहीं माने तथा फायरिंग करने लगे। तब पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किए। जब फायर आना बंद हो गया, बदमाशों की चिल्लाने की आवाज़ आई, तब धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए बदमाशों के पास पहुंचे। 2 बदमाश पकड़े गए। उन दोनों बदमाशों के पास एक पिस्टल 332 बोर की तथा एक जिंदा राउंड और 6 खाली। खबर दतिया से, जहां अवैध शराब की रोकथाम को लेकर कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत ग्राम फुलरा थाना चिरूला पर दबिश के दौरान कुल 70 लीटर शराब, 3 ड्रम और 1 मशीन को जब्त किया गया। कलेक्टर महोदय जिला दतिया द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त हुए थे कि लॉकडाउन अवधि में कच्ची शराब पर एक प्रभावी कार्रवाई करनी है। तो आज जिला स्तर अधिकारी महोदय दतिया के मार्गदर्शन में आज हमने फुलेरा खंडर डेरे पर संयुक्त टीम के साथ आबकारी बल के हमने दबिश दी, जिसमें 70 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब हमने मौके पर जब्त की है एवं 6000 लीटर गुड़लहान मौके पर हम नष्ट कर विधिवत कार्रवाई की। तो खबर सरगुजा जिले से, जहां सीतापुर में बने कोविड-19 अस्पताल में बीते 2 दिन पहले अचानक कोविड-19 वार्ड में रात में ऑक्सीजन पाइप लाइन फट गई थी, जिसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी गई। हालांकि डॉक्टरों ने सूझबूझ के साथ और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की मदद से भर्ती मरीजों को तुरंत बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा और पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तुरंत टेक्निकल इंजीनियर को मौके पर भेजा और टूटी हुई पाइपलाइन को ठीक किया गया। शासन, प्रशासन और विपक्षी पार्टी की एकजुटता से एक अनहोनी टल गई है। फिलहाल हॉस्पिटल में आज से फिर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है। आज से ऑक्सीजन पाइपलाइन शुरू कर दिया गया है। ऑक्सीजन पाइपलाइन की जो समस्या आया विगत 2 दिन पूर्व, कल CGMSC के मैकेनिक आए थे, काम किए, शाम तक सुधार नहीं हो पाया। मैंने मंत्री जी को अवगत कराया तो उन्होंने तत्काल संज्ञान में लिया और वहाँ से जो अच्छे टेक्नीशियन हैं उनको भेजा। कुछ उपकरण की खराबी थी, उपकरण भी उपलब्ध कराया और अभी हमारे पास कोविड वार्ड का ऑक्सीजन बेड चालू कर दी गई। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रामानुजगंज में पिछले 3 से 4 दिनों से मौसम का मिजाज काफी बदल गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही तेज गर्मी पड़ रही थी, तो दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। जिले के कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी हुई थी। हालांकि मौसम में बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ ही मौसम
बीमारियों का खतरा भी बन गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।